चलें, हमारा कुछ हिस्सा पहले कवर कर दिया हमने पहली मीटिंग में। अब हमने सेकंड मीटिंग अरेंज की है ताकि हम अपना लॉ का बाकी हिस्से को कवर कर सकें। और हम मीटिंग मानता हूँ थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन यकीन करें ये आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट रहेगी कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप लोगों को चीज़ें मतलब लॉ पास करने के काबिल बना देंगी। तो चलें, अब हमने आना था अपना नेक्स्ट कि हमारा बुक की चीज़ें क्लियर हो गई थी ग्रेड वाइज। अब हम करने लगे हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात। सबसे पहले हम प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो प्रिपरेशन में सबसे पहली तो चीज़ ये है कि लॉ की प्रिपरेशन में आपने लेक्चर लेना है, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से सुनना है। कुछ चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आती वो उर्दू में साथ-साथ लिख देनी है। मतलब बुक पर ही कोई वर्डिंग नहीं समझ आ रही या कोई लाइन की समझ नहीं आई, सर जो बोल रहे हैं वो लिखने। बाज़ दफ़ा सर कुछ सिंपल एग्ज़ाम्पल दे रहे होते हैं, जो बोल के ही बता रहे होते हैं, तो हमें पता नहीं चल रही होती। तो हमें चाहिए कि वो जो एग्ज़ाम्पल्स हैं ना, वो हम बुक पर ना लिख दिया करें, बुक के ऊपर ही। मतलब कि लेड पेंसिल पकड़ें, जिसको हम कच्ची ज़ुबान पेंसिल भी कहते हैं, उसको पकड़ के तो ब्रैकेट डाल के वो एग्जाम्पल को सिर्फ हाईलाइट कर दें कि जब हम उसको रीड करके वहाँ पे चीज़ को देखेंगे ना, तो हमें वो याद आ जाएगी, हाँ सर ने यहाँ पे ये एग्जाम्पल देके यकीन करें वो पूरा कॉन्सेप्ट ही हमें याद हो जाएगा फिर। तो और हमें वो चीज़ पढ़ने में आसानी होगी। और हमने इसको प्रिपेयर कैसे करना है, और इसमें प्रिपेयर ऐसे करना है कि उसमें अच्छे से पहले उसकी रीडिंग करनी है, उसको क्रैम करना है, अच्छे से समझ के कॉन्सेप्ट बेस क्रैम करना है, क्योंकि लॉ पूरी ऐसे ही पढ़नी है। टीचर बता देते हैं भाई यहाँ पे क्रैमिंग करो, यहाँ पे नहीं, लेकिन मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर आपने लॉ में मेरिट सर्टिफिकेट लेना है तो प्लीज़ आपने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझ नहीं आई होती, तो वो वैसे ही क्रैम हमें फिर करनी ही पड़ती हैं जब मतलब कि हमारे पास कोई टीचर भी अवेलेबल ना हो। कि अगर टीचर अवेलेबल है समझाने के लिए है तो फिर हमें वो चीज़ समझ आ जाए, पहले समझना है फिर उसको क्रैम करना है, फिर वो पढ़ने में और याद करने में आसानी होगी। उस चीज़ को फिर अच्छे से क्रैम के तरीके से भी याद कर लो, फिर अपनी बुक को बंद कर दो, 5 मिनट से आप या 10 मिनट रिलैक्स रहो। होने के बाद फिर एक पेपर पकड़ो, वो जितना टॉपिक आपने याद किया है, तो जितना टॉपिक आपने याद किया है ना, वो आप मतलब उसको फिर ज़ुबानी लिखो। ज़ुबानी कैसे लिखना है? हमें लिखने की अब मैं प्रॉब्लम बताऊँ, मैं अपनी भी चीज़ें भी आप लोगों को शेयर करूँ। मैंने लिखने बैठ जाना, मैंने क्या करना कि कहीं पे पॉइंट भूल गया, हल्का-सा बुक से देख लिया। यकीन करें वो हमारी प्रिपरेशन ही नहीं। हमारा काम होना चाहिए कि हम जब लिख रहे हो ना ज़ुबानी उसी चीज़ को याद करके प्रिपेयर करके, तो हम एक रजिस्टर पकड़ें, पेपर पकड़ें, साइड पे बैठ के लिखें, बुक को साइड पे रखें। यकीन करें 5 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट कर लें, लेकिन सोच-सोच के लिखें कि यार को हमें वो चीज़ भूल गई है या कोई पॉइंट भूल गया है जिससे लाइन हमें क्लियर नहीं हो रही या आगे-पीछे लाइनें हो रही हैं। वो फिर हमें एग्ज़ाम प्रेशर से हमें चीज़ वो बचाएगी। आज हम घर में वो चीज़ प्रेशर में आके कर रहे होंगे, यार हमने अभी याद किया, हमें अभी भूल गई। वो चीज़ गुस्सा भी आ रहा होगा, हमसे अच्छा याद नहीं हुआ या कोई और चीज़ ले भाई आप बोलना चाह रहे हैं कुछ? नुमान भाई फिर मतलब जब क्वेश्चन कीजिएगा तब वो माइक ऑन कीजिएगा, क्योंकि फिर वो मेरे कानों में हेडफ़ोन लगे हुए हैं तो मुझे प्रॉब्लम होती है जब वॉइस इस तरह आती है। सॉरी। तो आपने वो चीज़ ज़ुबानी बैठ के मतलब लिख के देखनी है। यकीन करें आप 1 घंटा अच्छे से याद करेंगे, 1 आवर्स अपना जो भी आपका टॉपिक होगा। फिर उसके बाद 30 मिनट आपको या 20 मिनट आपको अ, 30 या 20 मिनट आपको लगेंगे उसको मतलब के लिखने में। जब आप वो लिख लेंगे ना, यकीन करें उसके बाद अपने जो बुक पे एज़ इट इज़ वैसे ही लिखना है, क्योंकि उस तरह फिर आप एग्ज़ाम में वो प्रोविज़न एज़ इट इज़ लिखने के काबिल हो जाएँगे। तो आप उसको देखें, फिर बुक के साथ रिलेट करें कि भाई शुक्र है हमने जो चीज़ याद की थी एज़ इट इज़, एक-एक वर्ड वही लिखा है। लेकिन रास्ते में अगर कोई चीज़ भूल रहे हैं, वो बुक ओपन करके नहीं देखनी जब तक आप कंप्लीट नहीं कर लेते। उसके आपको 2 बेनिफिट होंगे। एक बल्कि 3 सॉरी 3। एक आपकी लिखने की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे आपका दूसरा बेनिफिट ये हो जाएगा, आपका टाइम मैनेजिंग आप सीख जाएँगे। आप देखेंगे भई ये इतना बड़ी चीज़ है, मैंने इतने टाइम में किया, आप कल को जब मतलब इससे अगला चैप्टर को याद करेंगे, वहाँ पे आप इससे भी कम टाइम लगाएँगे, लिखते जाएँगे, आपके हाथ हैंड प्रैक्टिस हो जाएगी, वो बहुत हैवी हो जाएगी। फिर आपका सेकंड जो आप थर्ड जो आपको फ़ायदा होगा कि आप एग्ज़ाम प्रेशर से बच जाएँगे, कि हम एग्ज़ाम में बाज़ दफ़ा हम जल्दी-जल्दी चीज़ों को लिख रहे होते हैं, माइंड में आ रही होती हैं, और आते-आते 1-2 पॉइंट माइंड से एस्केप हो गए। यकीन करें वो हाथ आ रही होती है चीज़, जब हम एग्ज़ाम से उठ के आते हैं, वो चीज़ हमें याद आ जाती है। तो जब हम घर में ये चीज़ प्रैक्टिस करके आए होंगे ना, तो एग्ज़ाम में वो चीज़ हमारे माइंड से कभी नहीं निकलेगी।
अंडरस्टूड? अंडरस्टैंड भाई, मेरी वॉइस आ रही है? काइंडली मुझे रिप्लाई कर दिया करें, बेशक एक जी का मैसेज कर दिया करें। यस सर। सर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस कैसे करते जी जी। हैं? जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं हाँ जी उनकी हाँ जी। प्रैक्टिस कैसे करनी है? प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब बुक में जो होते हैं। यस सर। अच्छा, उसके बारे में थैंक यू। मैंने इसीलिए मीटिंग आपकी रखी कि आप मुझसे क्वेश्चन करें, मैं और एक्सप्लेन कर सकूं। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक के हैं ना, प्लीज, चाहे वो लॉ के हैं चाहे वो किसी भी और सब्जेक्ट के हैं, बुक के प्रैक्टिस क्वेश्चन लाजमी किया करें। सर कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से सिर्फ रट्टा लगा के वो चैप्टर कवर हो जाएंगे? मिस सैरिश, मैंने वो चीज़ बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर दी है। एक चैप्टर नंबर 1 है, एक चैप्टर नंबर 16, 17 एंड 18। जो न्यू 3 चैप्टर एंड में ऐड हुए हैं वहाँ पे मतलब वो 99% क्लियर है कि वो अगर सिनेरियो बनाएगा भी तो वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो सिनेरियो बनाने वाली हो। तो टीचर्स के अकॉर्डिंग भी और एज पर माई अकॉर्डिंग कि वहाँ पे वो मतलब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि अगर वो सिनेरियो बनाने की कोशिश भी करेगा फिर भी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही एंड पे बात कहेगा कि ये चीज़ बता दो। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 16, 17 एंड 18 मैंने वेटेज वाइज भी बता दिया कि वो कितने मार्क्स के हैं। वो आप जब रिकॉर्डिंग लेंगे ना तो कहीं कहीं से तो वो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। बाकी फुल चैप्टर्स की जितनी भी डेफिनेशन हैं वो क्रैम ही होनी है, वो रटा बेस ही है। वो एज इट इज जब आई कैप ने पूछनी है वो 2-3 मार्क्स के ऐसे ही पूछ लेने। जैसे कि प्रीवियसली अटेम्प्ट में कोसाई कॉन्ट्रैक्ट की आई, उसने अल्टरनेट वर्ड यूज किया कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। उस डेफिनेशन का ना 5 मार्क्स की थी, यकीन करें वो 3 लाइनों की है, वो उसने 5 मार्क्स की पूछी। तो तकरीबन ही कोई बच्चा होगा जिसको पता था कि ये, तकरीबन मेजोरिटी स्टूडेंट ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि कोसाई कॉन्ट्रैक्ट्स को ही कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बच्चे कहते थे कि ये आउट ऑफ सिलेबस आ गई, ये बच्चे कह रहे थे। हाँ जी, ऐसे ही होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड से वो हमने याद भी किया था कोसाई कॉन्ट्रैक्ट, यकीन करें 1 पेज का था वो पूरा चैप्टर। पूरा चैप्टर उन्होंने 1 पेज का बनाया हुआ था, वो ही हमारे माइंड से निकल गया। तो भाई ये लक की बात है। तो ये असल में प्रॉब्लम तब होती है जब हमने मतलब कि चीज़ को सिर्फ मेन वर्डिंग से याद कर लेते हैं कि हम उसके अल्टरनेटिव वर्डिंग नहीं देते, या किसी टीचर ने अल्टरनेटिव वर्डिंग अपनी बुक में डालते ही नहीं है तो हम उस स्टेप पे हो जाती हैं ऐसे। तो इंशाल्लाह आज अब मेरे साथ ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। आप अगर किसी और टीचर की भी बुक पढ़ रहे हैं तो काइंडली सर आतिफ आबदी की या आई कैप की या मेरे नोट्स, तीनों में से कोई एक बुक को एक मरतबा रीड कर लें तो आपके जो अल्टरनेट वर्डिंग या कोई और चीज़ होगी वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है? तो हम आ रहे पी क्यूज की तरफ। बुक है पी क्यूज जो है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक है, उसमें आपने ये चीज़ हमेशा हर, चाहे ये लॉ का सब्जेक्ट है चाहे कोई और है, बेशक वो अकाउंटिंग का है या थ्योरेटिकल कोई और सब्जेक्ट, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक के लाजमी करने, 100% पर करने हैं। और कोशिश किया करें अगर आपने कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं एमसीक्यूज के बिहाफ पे भी, तो आप बेशक पीडीएफ पे ही आई कैप की बुक ऑन करें। तो वहां से उसकी एग्जाम्पल मतलब टॉपिक वाइज है ना, बस टॉपिक वाइज एक मरतबा एक एक एग्जाम्पल को बस रीड करना है, उनको याद नहीं एग्जाम्पल किया जाता, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए रीड किया जाता है जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और बिल्ड हो जाए। और दूसरी जो चीज़ इसमें है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने प्लीज़ जिस टीचर की बुक से पढ़े हैं वहां से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन की मतलब सिनेरियो उसको अच्छे तरह रीड करें, फिर आप उसको माइंड में देखें कि इस पे क्या चीज़ यूज़ होनी क्या नहीं होनी, तो फिर उसके हिसाब से आप आंसर दें। तो आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि बाज दफ़ा आई कैप प्रैक्टिस क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन बनाता है, तो हमें आता होगा हम लिख देंगे। और दूसरा ये है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें इस मुकाबिल बना देते हैं कि हमने क्वेश्चन को करना कैसे है या आई कैप कैसे टेस्ट करता है क्वेश्चन को। मैं अभी इसी वजह से प्रैक्टिस क्वेश्चन की ही तरफ जा रहा हूँ। तो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 ये इसने पूछा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि हम हैं ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले चैप्टर में। उसने कहा डिस्टिंग्विश, वैसे डिफरेंस होता है ये, अगर सिंपल वर्डिंग यूज लूँ तो, बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। वो आप जब याद करेंगे वो ऊपर लिखा होगा। उसने कहा जी साथ 2 एग्जाम्पल भी दे दें। इसमें से अगर वो 6 मतलब कि 4 मार्क्स की तो नहीं, कम से कम ये 6-7 मार्क्स की तो पूछेगा या 5 मार्क्स की जरूर पूछेगा। तो उसमें 2 मार्क्स या 1 मार्क्स आपका एग्जाम्पल का होगा, बाकी उसका इधर डिवाइड किए होंगे। तो ऐसे उसने मार्क्स को डिवाइड किया होता है। अब ये देखें इसने इसको छोटा सा बयान कर दिया, आगे इसको छोटा सा बयान कर दिया, लेकिन पीछे हम जब पढ़ते हैं तो वो बहुत डिटेल से बयान हुआ है। ऐसा है कि नहीं है?
क्या मैं सही कह रहा हूँ? पीछे बहुत डिटेल से वो पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है टीचर्स ने भी। तो उसमें आप वो इसलिए बनाई है कि भाई अगर तो वो पूछता है 2 नंबर का क्वेश्चन, डिफरेंस 2 नंबर का पूछता है, फिर हमने एक एक मतलब के दो दो चीजें दोनों की लिख देनी। अगर वो पूछता है 4 नंबर का क्वेश्चन तो हमने दोनों की 4 4 चीजें लिख देनी। अगर वो पूछता है 5 6 नंबर का, मतलब जैसे जैसे मार्क्स गेन होते जाते हैं वैसे वैसे उस टॉपिक के रिलेटेड चीजें बढ़ाते जाना है। बाज दफा जैसे कि कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन एक ही है भाई, उसके 3 4 अल्टरनेट डेफिनेशन नहीं थी, सिर्फ एक थी, उसने 5 नंबर की पूछी। जब ऐसा केस हो जाए जिसमें मतलब कि आगे डिटेल बताने के लिए है ही कुछ नहीं हमारे पास, तो फिर प्लीज आप 5 नंबर की वहीं पे स्टॉप कर दें। डेफिनेशन उसने पूछे, डेफिनेशन लिख के बस कर दें। अगर आपने एक्स्ट्रा उसका कुछ बताना है तो सिर्फ 3 या 4 उसके टाइप्स लिख दें कि जी ये कोसाई कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स हैं, तो बस इतना बता देना है, लेकिन मार्क्स के बिहाफ पे। अगर 2 3 मार्क्स के हैं तो भी पेपर को फिर जब 2 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको 2 3 मार्क्स के हिसाब से ही देना है। जैसे कि मिस आज मैंने आपसे एक टेस्ट था क्वेश्चन नंबर 3, याद हो आपको? उसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। उसका क्या कहते हैं, लैप्स कैसे होता है कि अगर वो सेप्टर नहीं करेगा तो वो लैप्स हो जाएगा, अगर उसने कंडीशन लगा दी तो वो काउंटर ऑफर हो जाएगा, शायद आपको याद हो। वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। उसमें अगर हम मतलब उसके अल्टरनेटिव जितना उधर सिनेरियो में चीजें प्रोविजन यूज हो सकती है हम सारी लिखने बैठ जाए तो भी वो हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाए। उसने हमसे 3 मार्क्स का पूछा तो हमने डायरेक्ट जो मेन प्रोविजन उसके लिए यूज हो रही है वो आप यूज करें। एक तो ऑफर की है जी, ऑफर मतलब कंडीशन हो सकती है या नहीं हो सकती है, अगर हो सकती है तो वो मतलब स्पेसिफिकली बतानी होती है। एक्सेप्टेंस में कंडीशन नहीं होती क्योंकि ये एंड कंडीशन होती है, अगर एक्सेप्टेंस में कंडीशन हो जाए तो ये काउंटर ऑफर कहलाएगी। फिर नीचे ये हो गई प्रोविजन डायरेक्टली लिखने की, ये हो गए इसके, उसने 1 2 मार्क्स आपको दे देने। और 1 मार्क्स वो मतलब 3 मार्क्स का था, 1 मार्क्स वो आपको कंक्लूजन का दे देगा जी मिस्टर अहमद ने क्या कहा है जी। अगर तो मिस्टर आसिफ ने वो एक्सेप्ट किया कंडीशन के बेस पे, तो अगर तो मिस्टर अहमद ने ऑफर वैसे सिंपली दी थी लेकिन मिस्टर अहमद कह रहा है कि मैं कंडीशन लगाना चाहूंगा इस ऑफर पर, मैं फिर एक्सेप्ट करूंगा, तो फिर भी मिस्टर अहमद आसिफ जो था, वो जो सेकंड पर्सन है, वो मुझे नाम भूल जाते हैं, मिस्टर जो सेकंड पर्सन है वो कंडीशन के बिहाफ पे एक्सेप्ट करेगा, तो ये काउंटर ऑफर भी कहलाएगी। और आप लिख सकते हैं कि भाई कि अगर फर्स्ट बंदा अगर उसकी कंडीशन मान लेता है, चलो ठीक है मैं राजी हूँ आपकी कंडीशन पर, तो वो ऑफर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की शेप में चले जाएगा। अगर वो रिजेक्ट करता है कि भाई मैं नहीं, क्योंकि वो ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट से ऑफर से हट के बात कर रहा है कि क्योंकि ऑफर में पहले कंडीशन नहीं थी लेकिन वो कंडीशन लगाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो अपने ओरिजिनल ऑफर से हट जाएगा। जब वो अपनी ओरिजिनल ऑफर से हट के बात करेगा तो भाई वो वहां से ऑफर ही लैप्स हो जाता है, वो एग्रीमेंट ही लैप्स हो जाता है कि भाई कि ओरिजिनल एग्रीमेंट ही नहीं रहा, वो लैप्स ऑफ एन एग्रीमेंट। उसमें आप चीजें पढ़ लोगे, अगर यहाँ पे ना पढ़ी तो अगले चैप्टर्स में कॉन्ट्रैक्ट कैसे लैप्स होते हैं वो आगे जाके आप पढ़ लेंगे चैप्टर में, इसलिए मिस आपको यहाँ पे मतलब ज्यादा खपने की जरूरत नहीं, आप आगे जाके सारी चीजों को अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो जी ये चीजें आपने सबसे पहले जब रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की पढ़नी है उसमें ये चीज देखनी है कि भाई ये कितने मार्क्स का वो टेस्ट कर रहा है, जितने मार्क्स का वो भाई टेस्ट कर रहा है फिर उस मार्क्स के हिसाब से आपने आंसर देना है। अच्छा ये मेरे सामने ये शेड्यूल्स आए, तो काइंडली ये शेड्यूल्स को ये याद नहीं करना है, इसको रीड करना है। रीड इसलिए करना है वो एमसीक्यूज में टेस्ट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पी क्यूज लाजमी करने हैं, मैं दोबारा आपको रिमाइंड करवा दूं, पी क्यूज छोड़ना कोई नहीं है, अभी पूरी बुक के पी क्यूज करने हैं भाई, 100% करने हैं। और 100% अंडरस्टैंडिंग के लिए आप टाइम निकाले करें, जब चैप्टर रीड याद हो जाए या कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं आपको उसकी समझ नहीं आ रही, तो आई कैप की बुक पीडीएफ में ऑन करें, सिर्फ उसके एग्जाम्पल को रीड कर लिया करें, बार बार 2 3 मरतबा उसको रीड करें। इस तरह आपको फायदा होगा क्या, आपकी रीडिंग पावर स्ट्रांग हो जाएगी। तो पेपर में हम जो क्वेश्चन को समझ नहीं ना पाते जल्दी जल्दी उसकी रिक्वायरमेंट को कि वो क्या कहना चाह रहा है उसके सिनेरियो को, फिर इस तरह जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को रीडिंग करते रहेंगे, सर ये याद ही नहीं हो रहा मुझसे, क्या चीजें याद नहीं हो रही आपसे, क्या 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 चीजें हैं मिस, मुझे जरा बताएं क्या चीजें याद नहीं हो रही मुझसे। तो मतलब कि आपकी रीडिंग पावर इस तरह स्ट्रांग हो जाएगी जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को बार बार रीड करेंगे, मतलब उसके रिक्वायरमेंट को और उसके सिनेरियो को। आंसर तो हमें आता होगा, हमने देना ही। आप पास पेपर सारे करेंगे, सारे जितने पास पेपर हैं टीचर्स के, उसको अगर याद नहीं ना कर सकते तो कम से कम नॉलेज के लिए और अपनी प्रैक्टिस के लिए उसको क्वेश्चन को बार बार रीड करें और उसकी जो रेलिवेंट प्रोविजन बन रही है
कॉन्स्टिट्यूशन इतनी बार ट्राई किया भाई। मिस मैं पहले सच बताऊं तो ये मुझे भी याद नहीं हुआ था, लेकिन बाद में मैंने खुद से याद करना सीखा तो फिर मुझे हो गया। क्या आपने मेरे वाले नोट से करके देखा है? मुझे मिस जरा बताइएगा, आपने मेरे वाले नोट से पढ़ के देखा है ये कॉन्स्टिट्यूशन? आप मैस भाई मैंने मतलब कि वो हार्ड फॉर्म में नहीं चीज़ ये की, मैंने सिर्फ ये सॉफ्ट फॉर्म में है। लेकिन अगर ब्लैक एंड वाइट कॉपी अगर मैं करवाऊँ सारों की तो तकरीबन 500 के करीब वो होगी, क्योंकि वैसे वो कॉपी वाले ज़्यादा लेते हैं। अगर हम पीडीएफ में उनसे डायरेक्ट बात करेंगे भाई हमें ये नोट्स निकलवाने हैं, तो आप हमें कोई रिलैक्सेशन दें, कम पेज पेपर लगाएं कि वो चीज़ें बात करें तो वो हो जाती हैं, लेकिन वो चीज़ ऐसे है। तो मैंने नोट्स जस्ट बनाए थे, आप चाहे तो लैपटॉप पर सामने रख के भी ये करते हैं। मिस आप सबसे पहले ना मेरे वाले नोट से पढ़ के देखिएगा एक मरतबा ठंडे माइंड से। जब आप रिलैक्स होके उसको याद करेंगे ना, तो फिर आप मतलब सुबह फर्स्ट टाइम उठे फजर की नमाज पढ़े, फिर आप उस वक्त कोशिश करके देखिएगा। तो इंशाल्लाह कल मुझे ये चीज़ बतानी जरूर। आपने कल अपना नेक्स्ट टॉपिक नहीं याद करना, सबसे पहले ये मुझे प्रिम्बल से जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये मुझे बतानी है कि आपसे याद हुई कि नहीं। आपसे मैं ये पूछूंगा। तो हम अगर अपने नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा अपना मतलब नोट्स का लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकेंगे। मैंने तकरीबन चैप्टर नंबर 1 पूरा एक सेकंड ग्रेड जो है मुकम्मल, उसके बाद 16, 17 एंड 18 जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जल्दी जल्दी मेरा कोशिश थी कि वो मैं अपलोड करूं कि स्टूडेंट उसको पढ़ें और बार बार एग्जाम डे तक रीड करते रहें। अच्छा मैं एक क्रिटिकल बात बता दूं 16, 17 एंड 18 चैप्टर के बारे में। भाई ये चैप्टर ऐसे हैं, इनको आप वक्ती तौर याद करोगे याद हो जाएंगे, फिर जब 1 या 2 दिन आप उसको रीड नहीं करोगे वो फिर भूल जाएंगे। वो ऐसे चैप्टर हैं, शायद किसी ने पढ़े भी हों, मिस शायद आपने भी पढ़े। वो ऐसे चैप्टर हैं, बड़ा सर खाते हैं, खुशक वो 3 चैप्टर हैं। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी से उनको मतलब जो आपका टेस्ट है वो भी याद किया करें, जो जो मैं प्लान शेयर करूंगा। और उसमें आपका जो ये 16, 17 एंड 18 एक चैप्टर नंबर 1, इसको आप रोज मतलब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके याद कर लिया करो, फिर इसको साथ साथ एग्जाम डे तक रिवीजन करते रहा करें। बाकी चीजें तो हम एग्जाम वाले दिन बैठ के रीड कर लें या 1-2 दिन पहले याद कर लें तो वो सारी बुक हो जाती है कवर। लेकिन जो चैप्टर नंबर 1 की ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, और चैप्टर नंबर 16, 17 एंड 18 ये ऐसे चैप्टर हैं कि 3 चैप्टर के जो मतलब बहुत ना खुश कहें कि ये भूल जाते हैं, बार भूल जाते हैं, इसको बार बार रीड करना पड़ता है और याद करना पड़ता है। क्योंकि फ्री के नंबर लेने हैं तो फिर किसी तरह तो फिर लेने ही है। अच्छा, तो हमने मैं क्या बात कर रहा था कि आपने इन मतलब सबसे पहले मार्क्स के हिसाब से अपना आंसर देना है। अब हम आते हैं कि क्वेश्चन समझना कैसे है। क्वेश्चन को पहले आपने जब सिनेरियो है ना, उसको आराम आराम से अच्छे अच्छे से पढ़ें। जो अभी का टाइम है, एग्जाम की बात नहीं मैं कर रहा, अभी एक मरतबा नहीं समझ आई दूसरी मरतबा पढ़े, तीसरी मरतबा पढ़े, 3 मरतबा नहीं पढ़ा है आप 5 मरतबा पढ़ें। यकीन करें अभी टाइम है, अभी आप फाइट कर सकते हैं। तो अब 5 मरतबा कम से कम आप, मेरा जो है ना वो 3 मरतबा भी कोई पढ़ेगा तो आपको समझ आ जाएगी। आपने जब चीज़ याद की होगी ना, तो आप जब प्रैक्टिस करने के लिए पीक्यूज उठाएंगे 7+ पास पेपर, जब उनको चीज़ों को रीड करेंगे तो आपकी रीडिंग पावर स्ट्रांग हो जाएगी। फिर आप जब वो पढ़ लें, फिर आप अपने माइंड को आपको समझ आ गई भाई ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे कौन सी प्रोविजन आनी। मिसाल के तौर पर वो कह रहा है जी, लॉ कहता है जी मतलब अगर मैं कंपनी लॉ की बात करूं तो कंपनी में ना ये बंदे ने ये डिफॉल्ट कर दिया है, अब उस पे लाइबिलिटीज ये बनती है, तो और उसको मतलब कि ये करना था लेकिन उसने ये काम कर दिया। अब आप अपनी तरफ से बताएं कि ये केस हो गया है, तो अब आप बताएं कि अब अपनी तरफ से कि इसका आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। फिर आप क्या करेंगे, आप सबसे पहला वर्ड लिखेंगे अंडर द कंपनी एक्ट, अंडर द मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पहले वो चीज़ लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट हमें क्या कहता है कि अगर इस तरह का काम हो तो क्या होता है, हमें पहले वो प्रोविजंस लिखनी। कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, हमें वो प्रोविजंस लिखनी है। फिर कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि अगर डिफॉल्ट हो जाए तो इतनी पेनल्टी हो सकती है, 5 ईयर के लिए जेल हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, या उसकी जॉब जा सकती है। ये सारी चीज़ें हमें डिट्टो कॉपी लिखनी है बुक की वाइडिंग। फिर उसके बाद कहना है कि इन द अबव सिनेरियो या इन द गिवन सिचुएशंस, फिर हमने ये वर्ड लिखना है। लिखने के बाद फिर आपने उसको एक्सप्लेन कर देना है कि भाई गिवन सिचुएशन में हमने वो मिस्टर जो 1 था उसने ये काम कर दिया, अब मिस्टर 2 उस पर ये फाइल मतलब सूट फाइल कर सकता है, उस केस कर सकता है, अपील कर सकता है, ये काम कर सकता है। और अगर मिस्टर ए
अबव कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, मतलब कि बाज़ दफ़ा हम प्रोविजंस लिख देते हैं, नीचे भी वो प्रोविजन यूज़ होनी होती है, तो हम वहाँ पे भी लिखने बैठ जाते हैं। कोई वहाँ पे टाइम वेस्टिंग भी कभी-कभी हो जाती है। जहाँ पे ज़रूरी है तो लिखें, जहाँ पे ज़रूरी नहीं है तो फिर वहाँ पे रेफरेंस क्या देना है, हमने क्वेश्चन करते वक़्त फ्रंट पे अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नीचे प्रोविजंस लिख दी हैं, फिर हम आगे सिनेरियो का कंक्लूजन दे रहे हैं, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, वहाँ पे ये चीज़ बतानी है कि भाई इन द गिवन सिनेरियो कि भाई अगर ए बंदा ऊपर वाली कंडीशन जो हमने अबव प्रोविजंस गिवन है उसको फुलफिल कर रहा है, तो वो ये वाला मतलब उस पे केस फाइल हो नहीं हो सकता। अगर वो ऊपर वाली प्रोविजंस को फुलफिल नहीं कर रहा, उस पे केस हो जाएगा। यकीन करें, और कोई मुश्किल है ही नहीं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। बाकी मैं एक सर आतिफ हादी की वीडियो शेयर करूंगा, उससे आपकी जो सिनेरियो लॉजिकल रेक्ट बेस्ड हर तरह के क्वेश्चन वो भी क्लियर हो जाए। लेकिन आपकी प्रैक्टिस कहाँ-कहाँ से होनी चाहिए? सबसे पहले आपने पीक्यूज़ करने हैं। नहीं, सबसे पहले आपने पूरे चैप्टर की प्रोविज़न ली, उस चैप्टर को रट्टा लगा लेना, समझ के चीज़ों को याद कर लेना। फिर सेकंड उसको लिख के देख लेना है। अगर लिखने में कोई मिस्टेक हुई है तो फिर दोबारा उसको रीड करके देखना है, याद करना है फिर जहाँ पे हमें बोली है। और तीसरे नंबर पे हमने फिर चीज़ों को करना है, हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आईकैप की बुकें हैं उनको, उनकी रिक्वायरमेंट को, उनके सिनेरियो को अच्छे से बार-बार रीड करने हैं। रीड करके तो फिर हमने माइंड में जल्दी-जल्दी ये चीज़ सोचना है यहाँ पे कौन-सी प्रोविज़न यूज़ होनी है, जो प्रोविज़न यूज़ होनी है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, उसको ज़ुबानी एक मरतबा माइंड में पढ़ लें। पढ़ने के बाद फिर अपनी ज़ुबान में इंग्लिश के वर्डिंग यूज़ कर लें या उर्दू के वर्डिंग, कि अब जो सिनेरियो है उसका कंक्लूजन अपनी माइंड में दे दें। देने के बाद फिर आप उसका आंसर जो दिया होगा उसको देख लें। यकीन कर लें, आप मेरिट सर्टिफ़िकेट ले लेंगे इस तरह। और इसी तरह आपने क्वेश्चन पे आंसर रीड करने, क्वेश्चन को देखना है पास्ट पेपर्स को, और उसके साथ रिलेटेड आंसर को देखते रहना है। और आईकैप बुक के एमसीक्यूज 100% पर करने हैं, और उसके बाद जो आपकी टीचर की बुक के एमसीक्यूज हैं वो भी 100% पर करने हैं। इस तरह हमारी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो हमारा लॉ जो हमारे बिहाफ पे वो हो जाएगा जी तैयार 100%। अब जो अगली अप्रोच आती है वो ये आती है कि हमने टेस्ट कैसे करने, राइट? क्योंकि मैंने सर का सेशन तो फास्ट ट्रैक आपको दे दिया, टेस्ट का तो बताया ही कुछ नहीं। तो भाई अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो टेस्ट परचेज करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट चेक होके आए, मतलब कि आगे से टीचर से बहुत सारे स्टूडेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं टेस्टिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके टेस्टिंग के लेवल में और टीचर के टेस्टिंग के लेवल में बहुत फ़र्क होता है। आप सीए नोट्स के टेस्ट परचेज कर लें, सर आतिफ आबदी के जो हैं। आप चाहें नियर पीयर से टेस्ट परचेज कर लें। सर अगर एक अटेम्प्ट लग चुकी है तो मेरिट ले सकते हैं। अगर एक अटेम्प्ट लग चुकी है तो आप मेरिट नहीं ले सकते, लेकिन ये है कि आप उसको बहुत ज़्यादा मार्क्स में गेन कर जाएँ, तो जब आपका फुल क्वैफ क्वालिफाइड हो जाएगा तो आपका गोल्ड मेडल बन सकता है। ठीक है मिस सारिश, कि अगर आप उसको फुल कवर कर लेते हैं तो आपका तकरीबन गोल्ड मेडल के करीब, क्योंकि ये मतलब कि अभी मैंने ना उनका वो क्या कहते हैं, वो ड्राफ्ट मैंने अच्छे से मुझसे पढ़ा भी नहीं गया, लेकिन मेरी मतलब बात हुई थी एक टीचर से, तो उन्होंने का कहना था कि भी कि गोल्ड मेडल की ये चीज़ें हो जाती हैं। तो मेन चीज़ मिस हमारा ये फोकस है, हमें लॉ को पास करना है, क्योंकि आई कैप में उन्होंने मतलब कि अगर आप 50% पे भी पास कर रही हैं तो उन्होंने आपके मार्क्स दिखा के ये नहीं कहना कि ये बंदे ने 50 में किया, उस बंदे ने 80 पे किया। उसने ये कहना है कि भाई बंदे ने पास है, इंडस्ट्री ने कहना है पेपर पास है, हाँ जी पास है, तो आ जाओ फिर हमारे पास। उसने ये देखना है, तो इसलिए इस चीज़ को माइंड में नहीं लेना कि आप मेरिट ले सकती हैं या नहीं, आप किसी और चीज़ में मेरिट ले लें। भी कैफ के पेपर में 1-2 मेरिट बन जाए ना, तो यकीन करें इंडस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट में बन जाए, इंडस्ट्री बंदे को उठा देती है। बेशक बाकी सारे पेपरों में फेल हो के बंदा गया हो, आई समझ। लेकिन जिन पेपर में आप मेरिट ले रहे हैं उसके साथ जो अल्टरनेटिव पेपर हैं उनमें भी पास होना ज़रूरी है। कम से कम 3 पेपर आपने रखे होने ज़रूरी है मेरिट के, आप यहाँ पे मेरिट नहीं ले सकते। तो दूसरा ये है कि मेरिट एक अकेले सब्जेक्ट में वो फिर बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन करते हैं, वो एक आई कैप की रिक्वायरमेंट है, वो आप जब ड्राफ्ट पढ़ेंगे वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। यहाँ हम मतलब कि मेरिट के लेवल की मतलब मैं स्टडी करवाने की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरिट सर्टिफिकेट लेने की बात नहीं हो रही, वो उसके लिए मुझे आपको ड्राफ्ट समझाना पड़ेगा। तो उसके हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि आपके क्वेश्चन जो है ना, फिर जो पास पेपर्स हैं उसको अच्छे से कवर करने के बाद
टेस्ट जो है आप कम से कम, सॉरी मैं टेस्ट की बात कर रहा था, टेस्ट आप किसी अदारे से परचेज कर लें। उससे ये होगा कि आपके टेस्ट 3-4 दिन में चेक होके आ जाएंगे। सीए नोट्स के टेस्ट बहुत अच्छे हैं, पूरे पाकिस्तान में सबसे बेस्ट सीए नोट्स के टेस्ट हैं। आप उनके कर लें, आप पैक के कर लें, आप नियर पियर के कर लें, मतलब जो मुझे याद है चीज़ें। आप स्क्राइबर के कर लें, सीए नोट्स वाले 2000 में दे रहे हैं, स्क्राइबर वाले 1500 में दे रहे हैं, जहाँ से दिल कहता है आप टेस्ट परचेज कर लें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भी मैंने टेस्ट नहीं परचेज करने, मैं खुद टेस्ट करना चाहता हूँ अपने आप को, फिर आपका जो चीज़ें हों, चाहे आपने टेस्ट परचेज किए हैं, अगर टेस्ट परचेज किए हैं तो उसके बाद आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए। आपने रोज टेस्ट भी दिए सारे, तो उसमें आपका एक मिड टर्म भी हुआ, चैप्टर वाइज टेस्ट भी हो गए, आपकी इतनी प्रैक्टिस ये भी हो गई, आप रोज लिख के जो याद करते लिख के देखते थे वो भी प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद आपने फुल बुक टेस्ट दिया, वो भी प्रैक्टिस होगी, मतलब मॉक। फिर मुकम्मल तैयारी होने के बाद पेपर से तकरीबन 15 दिन पहले आपका मतलब लॉ तो कवर हो जाना चाहिए आपका तकरीबन 1.5 मंथ के अंदर अंदर ही। तो पेपर से 15 दिन पहले आपने कम से कम 1 से 2 पास्ट पेपर जो प्रीवियस अटेम्प्ट के हो चुके हैं वो सॉल्व करने। टाइमर लगा लेना है 3 घंटे का, 3 घंटे 15 मिनट का, साइड पे रख देना है, बुक भी आपके पास ना हो। वो पेपर पकड़ना है प्रीवियस अटेम्प्ट का, जिस भी अटेम्प्ट के हैं 2 पेपर कम से कम करने हैं। एक एक दिन कर लेना है, एक एक दिन छोड़ के अगले दिन कर लेना है। आपने पहले 2-3 दिन उसकी प्रैक्टिस रखनी है कि भाई मैंने पेपर देना है, पेपर देना है, पेपर देना है, घर भी कहना है जी मैंने पेपर देना है, पेपर देना है। फिर आप जब वो सॉल्व करने बैठेंगे ना, उसका बेनिफिट ये होगा, आप टाइमर लगा के अपने आप को चेक करें कि आपने इतने टेस्ट पीछे दे दिए, इतना बार बार लिख के याद किया। तो जो एग्जाम में हम मिस्टेक करते हैं ना कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा, पेपर की टेक्निकलिटीज को समझ नहीं पा रहे, पेपर रीड करना नहीं आ रहा, मतलब उस वक्त टाइमर लगा होगा, हमें प्रेशर होगा टाइम के अंदर अंदर पेपर कवर करना। तो वो जो समझ रहे हैं वो आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपको वो सारी चीज़ें आपके ऊपर हो रही हैं, बीत रही हैं। तो जब वो आपके ऊपर बीतेंगे तो यकीन करें, यहाँ पे एक एक मरतबा टेस्ट करेंगे, हो सकता है आप 3 घंटे और 15 मिनट में वो पेपर पूरा कर ही ना सके, मतलब आधा भी ना हो सके आपसे। फिर आपने कोई और पेपर चूज किया होगा, फिर वो पेपर नहीं करना, फिर और कोई अटेम्प्ट का पेपर चूज कर, फिर उसको करने बैठते हैं। जब आप उसको करेंगे ना, तो फिर आप मतलब कि आप हो सकता है कि आपने जहाँ पे आपने 60% पेपर को किया होगा वहाँ आप 70 to 80% कवर कर लें। इस तरह आपने एक पहले मॉक भी की होगी, मॉक टेस्ट भी दिया होगा। तो अगर ये चीज़ है तो फिर आप 3 मरतबा जब पेपर को टेस्ट कर चुके होंगे, इधर चौथी मरतबा आई कैप में जाके कहीं टेस्ट करेंगे, मतलब वो हमारे लिए फिर ये ना एक वो क्या कहते हैं कि गेम हो गया आई कैप के साथ खेलने की पेपर में। तो यकीन करें, आप खुद ये चीज़ बताएं, जब 3 मरतबा हमने घर में पेपर प्रैक्टिस की, सॉल्व किया, तो हमने पेपर की तरह सॉल्व किया, तो आई कैप में क्या हमें फिर 90% पर हम पेपर 90 से अबव करने के लायक हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे पेपर में बैठ के? ये चीज़ बताइए, पेपर में बैठ के हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे या नहीं पहुंच जाएंगे? तैयारी कहाँ से स्टार्ट हुई? रोज याद किया, साथ लिख लिया। फिर उसके बाद टेस्ट चैप्टर वाइज हुआ। फिर उसके बाद हमने मतलब मिड टर्म दी। फिर उसके बाद हमने मतलब मॉक एक 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 कॉलेज का मॉक दिया, क्योंकि लॉ का अभी अपडेटेड स्कीम के मुताबिक एक ही पेपर हुआ है, तो लिहाजा आपने कम से कम 2 कॉलेज के मॉक देने। फिर एक कॉलेज का मॉक हुआ जो आप जिसके टेस्ट दे रहे हैं। फिर आपने मतलब 5 दिन बाद फिर दूसरे कॉलेज का मॉक देना है। फिर आपने 5 दिन बाद आई कैप का जो पेपर हो चुका है करंट अटेम्प्ट का प्रीवियस, आपने वो बैठ के टाइमर लगा के, मॉक भी टाइमर लगा के, आपने जितने मतलब मॉक मिड टर्म, कम से कम मिड टर्म मॉक, 2 मॉक और एक पास पेपर, ये आपने टाइमर लगा के सॉल्व करना। लेकिन जो आपने अपने कॉलेज को सबमिट करवाने हैं, एक मिड टर्म और एक मॉक जिसमें आपने टेस्ट परचेज किए, वो काइंडली आप मुकम्मल सॉल्व करके दें। तो सर कोई चेक करने वाला भी तो होना चाहिए, हमें मिस्टेक का कैसे पता चलेगा, खुद से कैसे? मैं अभी उसकी बात कर रहा हूँ कि आपने अगर टेस्ट परचेज किए हों भाई, अभी मैं इस चीज़ पे नहीं आया, मैं इस चीज़ का भी आपको बता देता हूँ कि अगर खुद से कैसे टेस्ट करते हैं। तो आपने मतलब कि कम से कम जो कॉलेज से आपने टेस्ट परचेज किए हैं उसका चैप्टर वाइज टेस्ट, मिड और मॉक, ये आपने अगर आपका टाइम खत्म भी हो गया है, जितना उन्होंने टाइम कहा है कि भाई के मतलब तो ऊपर लिखा होता है कि 3 घंटे में ये आप इसको सॉल्व करें, लेकिन उसको सबमिट करवाने का तकरीबन 1 से 2 दिन होते हैं। तो आपका मतलब कुछ सॉल्व करते वक्त वो टाइम से ऊपर चले गए हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप टाइम को याद रखें कि आपने ना इतना पेपर टाइम के बाद जाके सॉल्व किया है, उसको माइंड में रखें। लेकिन उसके बाद जो खुद के पेपर सॉल्व करने, जैसे कि मॉक करना है, किसी और अब कॉलेज का करने लगे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, अब वहाँ पे आपने ये चीज़ें नहीं देखी, जहाँ पे आपका टाइम खत्म हो वहाँ पे पेपर स्टॉप करना।
खत्म हुआ, पेपर स्टॉप कर देना। फिर आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी, आपने अटेम्प्ट कितने नंबर का किया। दूसरे नंबर पर आपने ये चीज़ देखनी है, पेपर उसका रिकमेंडेड सॉल्यूशन सामने रख लेना है, उस जो आपका किया हो उसको रख लेना है। आपको 1 घंटा लगेगा, आपने सबसे पहले ये चीज़ रिलेट करनी है कि आपको जितने सिनेरियो उसने बनाए हुए थे, आपने क्या सारे सिनेरियो की जितनी भी प्रोविज़न है सही लिखी है या नहीं? मतलब उसका मतलब ये होगा कि आपको क्वेश्चन की समझ आई है या नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ जाती है तो फिर आप सिनेरियो सही लिख सकेंगे। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप सिनेरियो नहीं सही लिख सकेंगे। तो सबसे पहले आपने सिनेरियो को देखना है। तो भाई कंक्लूजन के नंबर कम होते हैं, सिनेरियो के ज़्यादा होते हैं। अगर आपको पूरा पेपर में से कोई चीज़ भूल जाती है या सिनेरियो आता है तो आप सिनेरियो लिख दें, आपके नंबर तकरीबन 4 नंबर का है, आपको 3 नंबर आ जाएँगे, 2 नंबर आ जाएँगे। तो पेपर फेल नहीं होगा आपका। लेकिन आप कहें कि भई हमें सिनेरियो आता है लेकिन कंक्लूजन नहीं आती कि वो क्या कहना है, मतलब उसको कैसे करके बयान करना है, तो आप मतलब उसके मुकाबले में सिनेरियो भी छोड़ के रख दें तो वो गलत है। आप कहें कि आपको जो चीज़ आती है ना उस क्वेश्चन की वो लिख दें, रुके नहीं, बस पेंसिल चलनी है आपकी ज़रूरी। तो वो ठीक हो, ऑथेंटिक हो, कंक्लूजन ऑथेंटिक हो। सिनेरियो भूल गया तो कंक्लूजन लिख दें, लेकिन कोशिश करें कि सिनेरियो नहीं भूलें, क्योंकि ICAP को वो एग्ज़ामिनर ये देखता है कि भाई बच्चे का टेस्टिंग लेवल अच्छा है, बच्चे ने टेस्ट अच्छा किया है, कि बच्चे को समझ अच्छी आई है, उसने सिनेरियो लिख दिया है, ICAP खुश होकर भी नंबर देता है। एग्ज़ामिनर को पता होता है कि भाई बच्चे ने कोशिश सही की है और उसका सही भी है, तो वो नंबर देता है। और खुद से अगर आप किसी कॉलेज से टेस्ट नहीं परचेज़ कर रहे, खुद से करना चाह रहे हैं, तो बाकी मेथड तो मैंने तरीकाकार बता दिया कि पास पेपर्स को अच्छे से मतलब पढ़ के रीड करना है, तरीकाकार सीखना है, कैसे वो टेस्ट करना है, कैसे जवाब देना है, कैसे सिनेरियो का जवाब देना है, वो चीज़ें प्रैक्टिस क्वेश्चन और पास पेपर बताएँ। आपने क्या करना है, जैसे कि मैं इस जो हमारे साथ ये अभी करंटली सेशन में मिस भी हैं और भी 1-2 स्टूडेंट हैं, वो क्या करते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि भाई आपके पास इतना टाइम है, आपने वो चीज़ याद करनी है। क्योंकि स्टूडेंट मतलब कि सीरियस नहीं होते अपनी स्टडी में, तो मेरा काम है मैं आपको ज़रा सख्ती से अपने साथ बार-बार रोज़ शाम को पूछूँ, रोज़ दिन को एक मरतबा पूछूँ, भाई आपने तैयार नहीं किया? भाई आपने तैयार नहीं किया? मैं आपको जो जोड़ूँ, आपके अंतरात्मा को, आपके वो क्या कहते हैं, ज़मीर को जो जोड़ूँ कि भाई के याद करो, टाइम थोड़ा है, याद करो। मतलब ज़बरदस्ती जिस तरह हमारे मतलब एफएससी में टीचर्स और पेरेंट्स मिल के करते थे, तो तब हम पढ़ भी लेते थे। और अब हम प्रोफेशनल लेवल में कहने वाला कोई नहीं, तो हम रिलैक्स होके बैठे हैं। और घर वालों को कहते थे कि तुहानू पता ही नहीं किसी चीज़ का। तो ये प्लीज़ इन चीज़ों से अवॉइड करें। तो मैं एक जगह पे आपको इकट्ठे करके वहाँ पे जो जोड़ूँगा, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी स्टडी कर रहा होता हूँ, मेरे पास टाइम तो नहीं होता टेस्ट चेक करने का, लेकिन मैं उसका अल्टरनेटिव आपको बेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्या? एक तो आपको एक जगह पे इकट्ठे करके सख्ती से पढ़ा रहा हूँ। आपको चैप्टर एक प्रोवाइड कर रहा हूँ, भाई ये चैप्टर लें, ये उसके नोट्स लें, मुझे कल तक ये याद हुआ चाहिए, हर तरीके से, और लिख के याद करना है, इसके पास पेपर भी कवर और इसके एमसीक्यूज़ भी कवर। फिर मैं किसी कॉलेज का टेस्ट पकड़ूँगा, पकड़ के आपके पास सिर्फ क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दूँगा। आपको 1 दिन का टाइम होगा, आप जब चाहें उसको सबमिट करवा देंगे। आपने टाइम अपना नोट करना है कि आपने ज़ुबानी सॉल्व करना है, और उसका ये है कि आपने ज़ुबानी सॉल्व करके स्क्रीनशॉट लेने हैं, लेके मतलब पिक्चर लेनी, मुझे व्हाट्सएप ही कर दें। मेरे पास टेस्ट आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने लिखना है, भाई मुझे तीसरे या चौथे या 5वें क्वेश्चन की समझ नहीं आई, मैंने लिख तो दिया है लेकिन मुझे ना उसकी बिल्कुल समझ नहीं है। मुझे ये भी साथ मेंशन कर दें। फिर ये है कि मैं आपको रिकमेंडेड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। आपने फिर बैठ के मतलब रिकमेंडेड सॉल्यूशन को और वो उस टेस्ट को आपने ही खुद रिलेट करना है। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, रिकमेंडेड सॉल्यूशन में वो चीज़ लिखी हुई है लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि ये इस आंसर कैसे हो सकता है? मतलब कि क्वेश्चन में मेरा दिल, मेरा ज़मीर ये कह रहा था कि इसका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन रिकमेंडेड सॉल्यूशन ने, टीचर ने ये कहा है, तो मुझे ये चीज़ फिट नहीं बैठ रही, तो मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं फिर आई। तो काइंडली मुझे ये चीज़ समझनी चाहिए। फिर आप वो मुझे मैसेज करें कि भाई ये मैंने ये लिखा था आंसर, लेकिन रिकमेंडेड सॉल्यूशन ये कह रहा है, लेकिन मुझे मतलब बाज़ दफ़ा हमने गलत आंसर लिखा था, लेकिन रिकमेंडेड सॉल्यूशन देखने से हमें वो हमारी क्लैरिटी हो जाती है कि हमने वो चीज़ गलत लिखी थी, असल में ये चीज़ वो एग्ज़ामिनर पूछना चाह रहा है। इस तरह हमें वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो चीज़ जिस पे हम मुत्तफ़िक ना हो रहे हों, रिकमेंडेड सॉल्यूशन से भी और अपने लिखे से ज़्यादा मुत्तफ़िक हो रहे हों, हमें नहीं पता चल रहा, हमें ऐसा लग रहा है कि रिकमेंडेड सॉल्यूशन में कोई मिस्टेक है, या मतलब मैं अपने बिहाफ़ से सही लिख दिया चीज़, तो वो यहाँ क्यों उन्होंने ऐसे की? फिर वो क्वेश्चन आप मुझसे कर लें कि भाई ये रिकमेंडेड सॉल्यूशन में वो ये कह रहा है, मैंने ये लिखा है, तो ये कैसे हो सकता है ऐसे? तो लॉ तो ये कह रहा है। मतलब आप बुक का भी मुझे रेफरेंस, लॉ तो ये कह रहा है, फिर ये कैसे हो सकता है? सिनेरियो में ये चीज़ है, मुझे फिर सिनेरियो फिर समझाएँ कि मैं इसे रिकमेंडेड सॉल्यूशन के साथ कैसे अटैच करूँ? ये सारे क्वेश्चन का ये मसला नहीं होता, कोई एक इक्का-दुक्का क्वेश्चन का ये मसला होता है। एमसीक्यूज़ का हो जाता है कभी।
आप वो मुझसे शेयर करें। मुझे आंसर अगर मैं अच्छे से आपको जवाब दे सका तो मैं उसी वक्त ही दे देना है। अगर मैं नहीं दे पा रहा हुआ तो आपको अच्छे से अच्छे टीचर से मैं उसका जवाब ले गया हूँगा। लेकिन आपने जब फास्ट ट्रैक ही टीचर उनका मतलब सर आतिफ आबदी का लिया होगा, वहाँ पे आपको एंटरटेन करने के लिए वहाँ पे टीचर नहीं होंगे, तो आप उनसे भी क्वेश्चन कर पाएंगे कि भाई सर ये क्वेश्चन हमें समझा दे, मुझे ये समझ नहीं, तो वो आपको जवाब देंगे वहाँ पे। अगर वहाँ पे जवाब ना आए फिर आप मुझसे करें, मैं आपको जवाब दूँ। अगर मैं ना दे सका तो मैं सर उसामा वहीद हैं, सर आतिफ आबदी हैं, मतलब सर आसिफ तो नहीं, उसके बाद मतलब कि सर शकील ताहिर हैं, एक दो टीचर और भी हैं, मतलब कि सर लुकमान रफ़ीक हैं, मतलब इस तरह के काफ़ी टीचर हैं जहाँ से मैं आपका आंसर ले आऊँगा। हर तरह का आपका जो इश्यूज़ हैं, लेकिन आपको ये है कि फिर एक दिन ज़रा वेट करना पड़ेगा। आप फिर वेट में आपने एक चीज़ मिस्टेक नहीं करनी। अगर कोई मुझसे क्वेश्चन किया है, आप उससे के ही वेट में बैठ रहे हैं, अभी तो आंसर आएगा तो आगे पढ़ेंगे, आंसर आएगा तो आगे बढ़ेंगे, ये गलती नहीं। आपने क्या करना है भाइयों कि आपने क्वेश्चन छोड़ देना है, आप अपना अगला टॉपिक पढ़ना शुरू कर देंगे, अगले चीज़ की तैयारी शुरू करें और अपना टाइम टेबल सेट करें अपने पेपर्स के अकॉर्डिंग कि जिसका जो टाइम टेबल पेपर है उसके अकॉर्डिंग पेपर मतलब टाइम सेट करें। तो अगर आपका मेरी एक बात सुनिएगा, ये याद रखिएगा, अगर आपका टाइम टेबल बेस्ट नहीं ना है तो यकीन करें आपको मतलब पढ़ नहीं पाएंगे। सुबह टाइम पे उठें, मैं भी 4 बजे उठता हूँ, सॉरी 3:30 बजे उठता हूँ, नमाज जमात के साथ पढ़नी होती है, उसके बाद कुरान मजीद भी पढ़ना होता है। कुरान मजीद के बाद मैंने एग्जैक्ट टाइम रखा होता है कि मैंने 5 बजे फ्री हो जाना। 5 बजे से लेकर मैं ऑनवर्ड पढ़ता ही रहता हूँ जब तक घर वालों की आवाज़ नहीं आती कि बेटा खाना खा लो। मैंने फिर खाना खाना है, खाना खाते खाते मैंने कुछ वीडियोस और मतलब वो फेसबुक पर मैंने सोशल मीडिया को भी साथ रखता हूँ, वहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेनी। उसके बाद मैंने फिर अपना पढ़ना शुरू कर देना। जब मतलब नून का टाइम होता है जिसको हम दोपहर कहते हैं, दोपहर का टाइम होता है, उस वक्त मैंने लंच का दिल किया तो करना है, वरना नमाज पढ़ के मतलब मैंने ना तकरीबन 1:30 बजे जमात होती है, जमात के साथ नमाज पढ़ के मैंने आके सो जाना। 3 या 4 बजे तक मैंने सोना होता है, क्योंकि वो टाइम दोपहर को ना कहते हैं कि 30 मिनट भी आप नींद लो ज़रूर, उससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, तो आप अच्छे से पढ़ सकोगे। लेकिन अगर आप सोए नहीं ना है तो आपको तकरीबन 6-7 बजे तक नींद ही आती रहेगी, शाम तक सुस्ती सुस्ती ही नहीं आती जाएगी। तो फिर आप तकरीबन 4 बजे उठ जाएँ, 2 घंटे ही सोना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो कम कोशिश करें कि 1 घंटा ही हो, लेकिन 2 घंटे सो जाएँ कोई मसला नहीं। 4 बजे से आप ऑनवर्ड पढ़ें, फिर उसमें जितनी नमाज़ें हैं वो भी अदा करें, वो आपका रेस्ट टाइम हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इशा भी पढ़ें। इशा के बाद फिर आपने तकरीबन आपने देखना है, फिर कम से कम आपने 11 बजे लेना है। 11 बजे तक आप बुक्स को पढ़ते रहे। तो ये जी सारा आज मीटिंग जो भी थी हर तरीके से मैंने करवाने की कोशिश की है। हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चन रह भी जाएँ, टाइम टेबल के हवाले से वो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज कर दें, तो मैं आपको आंसर दे दूँगा। और मैं अपना नंबर जो है इस जितनी भी वीडियोज़ शेयर हुई है, इसके मैं एंड पे अपना नंबर भी शेयर कर दूँगा, एक पेज लगा दूँगा, फ्रंट पे एक पेज लगा दूँगा। तो मेरा मतलब कि मेरा जितना भी मैसेज था मैंने आप लोगों को कन्वे कर दिया। तो काइंडली आप सब मुझे ये चीज़ बता दें कि आपको सारी बातें समझ आ गई हैं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपकी रह गई है? जी, जी, जी। मैं इन आप सबके लिए अलग से बनाऊँगा, वैसे मेरा एक ग्रुप ऑलरेडी बनाया है जो पब्लिकली है। लेकिन इन चीज़ों के लिए जिन पे मैंने सख्ती करनी है, जो मेरे साथ चलेंगे, जिन पे मैंने डाँटना भी है, भाइयों की तरह मैंने गुस्से से भी बोलना है, भई ऐसे